हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम बिना पैसेज को पढ़े हुए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमसे हो जाता है, हमने जो कॉन्सेप्ट चैप्टर से पढ़ा हुआ है, अगर हमारा वहाँ से हो जा रहा है तो हम लोग को पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया हुआ इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन। मतलब दो अगर इलेक्ट्रॉन हैं, समझेंगे, दो इलेक्ट्रॉन हमारे दिए हुए हैं, तो अगर इन दोनों को एक पास लेकर आ रहे हैं तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स अनचेंज, डी बिकम जीरो। मतलब दो इलेक्ट्रॉन को अगर पास लेकर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ये जो सिस्टम बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही है, घट रही है, या फिर अनचेंज रह रही है, बिना किसी चेंज के हो रही है, या जीरो हो रही है, यही बताना है। तो जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, या दो इलेक्ट्रॉन कहें या फिर दो प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, बातें वही होंगी, दोनों जो जिनके नेचर सेम होंगे बात वही हुई। तो मान लीजिए अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसको कूलम्बिक फोर्स कहेंगे। तो के और Q1 मतलब Q1 इंटू Q1 ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 भाई। मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा, मतलब के ई का स्क्वायर अपन R स्क्वायर। इससे हमारा क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को फोर्स क्रिएट कर रहा है। और जब फोर्स क्रिएट कर रहा है यानी क्या हो रहा है कि फोर्स क्रिएट होने से क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास अगर लेकर आ रहे हैं, तो अगर पास लेकर आएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इस कूलम्बिक फोर्स को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग जब चैप्टर की शुरुआत ही कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर वाले में, वहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ है कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लाएंगे जिससे कूलम्बिक फोर्स को हटा सकें। तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, नियरली हमारे कूलम्बिक फोर्स के बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच का अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग पास लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अब कोई कूलम्बिक फोर्स नहीं लगेगा जिससे रिपल्सन होगा। तो अब जो वर्क डन हम लोग करेंगे, वर्क डन जो करेंगे वो क्या रहेगा, वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अब हमें ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी, वो जो एनर्जी है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी सिस्टम की, या फिर कोई चेंज नहीं होगा, या फिर जीरो हो जाएगा। तो एक बात बताइए, मान लीजिए पहले कुछ एनर्जी है, पहले कोई सिस्टम दो इलेक्ट्रॉन है तो कुछ एनर्जी है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। लेकिन मान लीजिए अगर फोर्स लग रहा है, जब इन दोनों को पास लेकर आ रहे हैं तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उसके लिए हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को लगाने से क्या हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन हम लोग इस कूलम्बिक फोर्स को हटाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लेकर आ रहे हैं। मतलब अपने आप से जो है एक फिजिकल मूवमेंट हम लोग करा रहे हैं, जिससे एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन अगर यहाँ हो रहा है तो पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, अभी हम लोग अपने आप से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ जाएगा। हम लोग वर्क डन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम लोग अपने आप से वर्क डन कर रहे हैं। तो अगर हमारा कुछ ये वर्क डन किया हुआ और पहले का कुछ पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। सेम यही बात है दोनों प्रोटॉन के लिए, कि दोनों प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और कोई निगेटिव चार्ज हो तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को अटैक कर लेंगे। बिना कोई कार्य किए ही हमारा क्या होगा, बिना कोई कार्य किए ही दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर है। तो वहाँ पे जब कोई कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं तो वर्क डन हमारा वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यानी क्या होगा, तो जब पास आ जाएंगे तो क्या होगा, एक मिनिमम स्टेट में आ जाएंगे, जिससे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो उस केस में अगर डिफरेंट नेचर है चार्जेस के, डिफरेंट नेचर, तो एट्रैक्टिव नेचर मतलब डिफरेंट नेचर क्या हो रहा है, एट्रैक्टिव नेचर, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर सेम नेचर के हैं तो इंक्रीज करेगी,
ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर है उस पर अगर हम लोग चार्ज दे रहे हैं, देन इट्स पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट सरफेस, बी ऑप्शन इज मैक्सिमम एट सेंटर, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। अच्छा, इसको देखेंगे। तो मान लीजिए अगर हम लोग अगर कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, पहली बात अगर चार्ज दे रहे हैं तो हमें ये पता है कि जो चार्ज देंगे वो तो सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो वहाँ चार्ज होगा नहीं, तो क्या होगा, सरफेस पे चार्जेस हमारे आ जाते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगर सरफेस पे चार्जेज आ गए हैं, इसका मतलब क्या है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हो जाएगा। ये भी चीज़ क्लियर है। चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी सरफेस पे आ जाएगा। और अगर चार्जेज एक मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो वहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा, हम लोग ने ये भी चीज़ पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो अगर चार्जेज लेकर आ रहे हैं तो अगर पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो फिर से पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो सेम हो जाएगी। मान लीजिए ये पॉइंट कोई 1 है, कोई पॉइंट 2 है, तो अब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से जो हम लोग बाद में किए हैं फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, वो भी फिर से बराबर हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो V1 इक्वल टू V2, यानी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग जानते हैं कंडक्टर होता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी, मतलब रिमेन्स सेम रहेगी कंडक्टर में। तो देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज मैक्सिमम एट सरफेस, बी इज मैक्सिमम एट सेंटर, सी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कंडक्टर होगा उसमें पूरे चारों जगह पे हमारे जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो सेम रहेगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, फिगर हम लोग बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज कहाँ है, ओरिजिन पे है। मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है। ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाई प्लस वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस बना लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट जीरो कम आई। अच्छा, जीरो कम आई ये दिया हुआ था, इसका मतलब कि हमारा वाई एक्सिस पे ये पॉइंट होगा जीरो कम आई, और ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, और यहाँ पे चार्ज कौन सा दिया हुआ है, माइनस क्यू चार्ज है। ओके, माइनस क्यू चार्ज है। और क्या दिया हुआ है, टू अनदर पॉइंट बी ए कमा जीरो मतलब एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट होगा ए कमा जीरो, जिसको बी पॉइंट बोल रहे हैं। तो वर्क डन करना है अलोंग दी स्ट्रेट पाथ ए बी, मतलब कोई पॉइंट चार्ज हमारा ओरिजिन पे दिया हुआ है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी अलोंग दी स्ट्रेट पाथ ए बी, मतलब ये कोई ए बी हमारा जो पाथ है, तो इस पॉइंट से ए पाथ से बी पाथ पे जो हमें वर्क डन निकालना है उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लीजिए अगर वर्क डन ए टू बी निकालना है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ कि पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए और मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं तो उनका डिफरेंस और ये इस क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालें, वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या है, ए है, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस ए है। तो मान लीजिए अगर हम लोग वो निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो वी की वैल्यू हम लोग पढ़ें के, और ये हो जाएगी क्यू, और डिस्टेंस क्या है ए। अच्छा, वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, ये क्यू होगी, के होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे भी डिस्टेंस ए है। मतलब वी ए और वी बी की वैल्यू अगर इक्वल है, इक्वल आ गया दोनों अगर, तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो यानी क्या होगा, यहाँ जीरो इंटू क्यू हो जाएगा, यानी वर्क डन ए टू बी इज जीरो। अच्छा, वर्क डन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वी ए और वी बी की वैल्यू हो गई अगर बराबर, तो इसका मतलब क्या हो, ये दोनों जो सरफेस है, ये दोनों जो पॉइंट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस या पॉइंट बोल सकते हैं। तो वर्क डन यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमारा फिगर दिया हुआ है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर, मतलब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं सोन इन फिगर। ए थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड along द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C to D। मतलब Q3 चार्ज यहाँ पे है तो C से D तक अगर हम लोग को अगर चार्ज को मूव कराना है तो मतलब ये A से B तक का लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए अगर ओरिजिन है, ओरिजिन या फिर सेंटर है इस सर्कल का, ये क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, ये रेडियस 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ K/4πε0 वेयर K इज, इस K की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, इसका मतलब यही है। तो हम लोग निकालेंगे K की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम का निकालना है, इसका मतलब ये है कि हमें चौथे क्वेश्चन में डेल्टा यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा डेल्टा यू कैसे निकलता है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकलता है। यानी अगर हमें यू फाइनल और यू इनिशियल की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इसको एक बार हम लोग फिगर बना के देखते हैं तो ये हमारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो ये लाइन हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है मान लीजिए, और ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा एक बार हम लोग लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये रेडियस है सेंटर का, मतलब इस सर्कल का, ये हमारा कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई सर्कल है तो इसका रेडियस ये दिया हुआ है। तो हम लोग को ये भी पता है कि ये जो A से D तक होगा ये भी हमारा कोई सर्कल रेडियस ही होगा। यानी ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी दिया क्या क्या है, AC = 40 सेंटीमीटर। AC और AD भी किस तरह हो जाएगा, AD भी हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा AD अगर 40 सेंटीमीटर तो BD क्या होगा, तो BD यानी ये वाली लेंथ, तो ये 30 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 40 में से 30 जब हटाएंगे, जब ये टोटल में से इतने को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। तो हमारी BD की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, हमारा AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा अगर इस BC की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू, तो हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने से पहले अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज कर ले तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये हमारा जो AC और AD होगा ये मीटर में कैसे हो जाएगा, 0.4 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। ये AB कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। तो इसको मीटर में लिख लेते हैं, ये हो गया 0.4 मीटर, ये हमारा 0.3 मीटर। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यानी 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 प्लस 0.9 यानी ये क्या हो जाएगा 0.09, ये हो जाएगा 0.25 यानी 0.5 आ जाएगा, 0.5 मीटर इसकी वैल्यू। यानी BC की वैल्यू क्या आ गई, BC की हमारी लेंथ आ गई 0.5 मीटर। तो ये सारे हम लोगों ने ये लेंथ को निकाल लिया। अब हमें U इनिशियल अगर हमें निकालना है, U इनिशियल मतलब क्या हो रहा है कि पहले चार्ज यहाँ पे Q3 पहले यहाँ पे है, उसके बाद हम लोग अगर इस C से D तक लेके जाना है, तो जब लेके जाएंगे इस पॉइंट पे तब हमें चार्ज क्या होगा, तो U इनिशियल अब 2 पॉइंट, हर एक पॉइंट चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे पे एनर्जी को हमारे क्रिएट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अगर ये फर्स्ट चार्ज है, एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं, ये हमारा 0.4 मीटर, ये A दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, और ऐसा कुछ हमारा फिगर ये बना हुआ है। तो ये 0.3 मीटर, ये 0.5 मीटर एंड ये 0.1 मीटर, ऐसा हमारा फिगर है। यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q3, यहाँ चार्ज है Q2। तो पहले इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, यानी पहले जो ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल है, इसकी पहले बात करेंगे। तो इनिशियल मतलब हम लोग दो चार्जेस के बीच की एनर्जी कैसे निकालते हैं, Q1 इंटू Q2/R12 निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो चार्ज है, यहाँ पे कितने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से निकलेंगे, जैसे मान लीजिए एक Q1 Q3 पे होगा, एक Q1 Q2 पे होगा और एक Q2 और Q3 का होगा। तो K Q1
और Q2 का, तो R12 के Q1 Q3 अपान R13 और के Q2 और Q3 बाई R23। ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, अलजेब्रिक से कर देंगे। तो के की वैल्यू यहाँ पे सब में कॉमन ले सकते हैं, के Q1 Q2 बाई R12 प्लस, अच्छा R12 की वैल्यू क्या होगी, R12 यानी ये लेंथ यानी 0.3 हम लोग लिख सकते हैं, 0.3। और यहाँ पे Q1 Q3 यानी Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस ये 0.4 दिया हुआ है, ये लिख सकते हैं। और Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस यानी 0.5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया। अच्छा, अगर फाइनल की वैल्यू निकालें तो फाइनल की वैल्यू अब क्या होगी, फाइनल कब होगी एनर्जी, जब ये Q3 चार्ज अब इस पॉइंट पे आ गया है। तो इस पॉइंट पे आ गया है तो अब हम लोग इस लाइन को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये चार्ज था तब हम लोग देखते थे, लेकिन अभी 1 क्या करेगा, 2 पे लगाएगा, 1 3 पे भी लगाएगा और ये 2 जो है वो 3 पे लगाएगा। तो वैसे ही सेम ऊपर जैसे लिखा हुआ है के Q1 Q2 बाई R12 प्लस के Q1 Q3 बाई R13 प्लस के Q2 इंटू Q3 बाई R23। तो ये चीज़ है। तो अब देखेंगे के तो फिर यहाँ कॉमन हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाई, अच्छा R12 यानी R12 यही डिस्टेंस होगा तो ये 0.3 हो गया, प्लस R13 यानी Q1 Q3, R13 का मतलब क्या हो गया, ये 1 चार्ज और ये थर्ड चार्ज यहाँ पे है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है, रेडियस है 0.4 मीटर, यहाँ दिया हुआ है तो 0.4 हो गया। ओके, अब देखिए Q23 यानी 23 के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर दिया हुआ है। तो Q2 Q3 बाई R23 की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है। तो ये फाइनल आ गई और ये इनिशियल आ गई। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अगर करते हैं तो माइनस करने पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ प्लस है इसमें और यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो ये देखिए ये Q1 Q2 अपॉन 0.3 है और यहाँ भी प्लस है। तो अगर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, ये प्लस वाली इससे कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो डेल्टा यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, के Q2 Q3 बाई 0.1 माइनस Q2 Q3 अपॉन 0.5, ये हमारी वैल्यू हो गई। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो के, अब मान लीजिए ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 Q2, अगर मल्टीप्लाई किए तो हम लोग क्या करते हैं 10 को बाहर लेते हैं और नीचे क्या हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन 1 माइनस Q2 Q3 अपॉन 5, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, अब देखिए तो ये एलसीएम लेंगे 5, ये हो जाएगी 5 Q2 Q3 माइनस Q2 अपॉन Q3, ये हो गई। जब 5 में से एक घटाएंगे यानी कि 10 के 4 Q2 Q3 बाई 5 हो गए। ये 5 से ये कैंसिल हो गई 2 टाइम्स, यानी कि जो डेल्टा यू की वैल्यू हमारी आई है, डेल्टा यू की वैल्यू वो क्या आ गई, 2K तो आई हुई है, 2K और मल्टीप्लाई बाई 4Q1 इंटू Q2, 4Q2 Q3 ये दिया हुआ। अच्छा, 4 का 2 से मल्टीप्लिकेशन 8K Q2 Q3। अच्छा, ये K हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8Q2 अपान Q3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक बार अगर हम लोग कंपेरिजन करें इस क्वेश्चन में तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब Q3 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा इसमें अगर देखें तो Q3 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, तो अब ये जो बचा वो के की वैल्यू हो जाएगी, यानी के की वैल्यू 8Q2 आई है। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ 8Q1 6Q1 और यहाँ पे सी देखिए 8Q2 दिया हुआ है। तो ये हमारा ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। थोड़ा आप इसको ध्यान से समझेंगे, इसको मैंने इधर उधर लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर प्रोसेस समझ गए हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का निकालना है तो ये क्वेश्चन एकदम परफेक्टली उस पर बेस्ड था। एकदम समझने वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको वहाँ बताया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्यू एक्स कामा वाई इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाई वी इक्वल टू माइनस एक्स वाई। मतलब हमारा कोई ऐसे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट कोई ए है, एक्स कामा वाई यहाँ दिया हुआ है और ये एक्स वाई प्लेन में है ही पॉइंट, एक्स वाई प्लेन में ये कोई हमारा ओरिजिन है। अब देखिए क्या दिया, इज गिवन बाई वी इक्वल टू माइनस एक्स वाई, मतलब वी का वैल्यू यहाँ पे, वी का वैल्यू जो है वो माइनस एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन वेराइज है, मतलब फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है ये चीज़। अब देखना है कि वो डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, मतलब डिस्टेंस के साथ क्या आर स्क्वायर के फॉर्म में है, या फिर डायरेक्ट आर के फॉर्म में, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, या इन्वर्सली आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यही चीज़ बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मान लीजिए आर डिस्टेंस दूरी पे पूछ रहा है यहाँ पे, द फील्ड इंटेंसिटी एट आर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से मान लीजिए आर डिस्टेंस दूरी पे है। अच्छा, यहाँ अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है वो वाई है और ये जो लेंथ है वो एक्स है, तभी पॉइंट हमारा दिया हुआ है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अगर हम लोग को आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू हम लोग देखें तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक बात अब हम लोग समझते हैं कि अगर पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली हमें रिलेशन यूज करना है, इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर ये रिलेशन यूज करना है और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ रहता है, तो एक बात एकदम ध्यान रखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा दिया हुआ है तो हम लोग अलग अलग, मतलब अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। जैसे अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो ई एक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। मतलब डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करना है, ये पोटेंशियल की जो वैल्यू दी हुई है इसी को अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए डेल्टा एक्स और ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, इसी को डी बाई डी एक्स से ये क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो मान लीजिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अगर डी बाई वाई यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वाई हो गई, मतलब ये जो ई एक्स की वैल्यू आ गई वो वाई हो गई। सेम अगर हम लोग करेंगे ई वाई के लिए, मतलब इस वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे, तो ई वाई की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ई वाई की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई करेंगे। जब एक्स किए हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और जब वाई करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जब माइनस डी बाई डी वाई ऑफ एक्स वाई करेंगे माइनस एक्स वाई, तो यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ से डी वाई जब वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स क्या हो जाएगा, वो एक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा बाहर। अब डी वाई ऑफ वाई का करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी ई वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। इसका मतलब ई एक्स की वैल्यू वाई आ रही है और ई वाई की वैल्यू ई एक्स आ रही है, ये चीज़ है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, मतलब दोनों डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई एक्स हमारा दिया हुआ और ई वाई दिया हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बीच से जाएगा हमारा कंपोनेंट बना के कंपोनेंट फॉर्म में। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच से जा रहा है तो हम लोग ई नेट कैसे निकालते हैं, रूट में ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे कॉस थीटा मतलब थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ये ई एक्स और ई वाई के बीच में। तो यहाँ ई एक्स और ई वाई के बीच में तो 90 डिग्री है, यानी कॉस 90 और कॉस 90 हो गया 0, यानी 0 हो गया, यानी ये कंपोनेंट हो गया ख़त्म। अब मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यही वैल्यू निकालना है, ई एक्स का होल स्क्वायर और ई वाई का होल स्क्वायर। तो ई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है वाई का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर, यानी कि ई की वैल्यू आ गई हमारी, ये ई नेट की वैल्यू, ये तो इलेक्ट्रिक ऐसे होगा, ई नेट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गई। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, इंटेंसिटी हमारा फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये कुछ आर के टर्म में दिया है, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू यहाँ पे ये देखेंगे,
ये देखेंगे यहाँ पे ये गलत हम लोगों ने जो लिखा है, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए हो गया, लेकिन हमें जो आर की वैल्यू ओरिजिन से निकालनी है, वो तो हमें पता है कि आर की वैल्यू होगी √x² अंडर प्लस y², ये दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आर के इक्वल हो गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला केस स्टडी था, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। अब हमारा जो नेक्स्ट केस स्टडी है उसको हम लोग देखते हैं, सेकंड केस स्टडी। तो सेकंड में देखिए दिया हुआ है द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या हमें समझना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जो फार्मूला दिया हुआ है उसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ और उससे आप लोग समझेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो पहले हमारे इसमें सारा कैपेसिटर से रिलेटेड ही फार्मूला है। तो हमने कैपेसिटर से रिलेटेड एक फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, C=ε0 A/d। ये कब होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस निकालना होता है, कैपेसिटर। अच्छा, एक और फार्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ε/A/d तो हो गया। अच्छा, एक फार्मूला कब हो जाता है, जब किसी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर आते हैं। तो K=Cm क्या हो जाता है, K×C हो जाता है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो ये कोई अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं, अगर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K दिया हुआ है, तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है। थर्ड फार्मूला हमारा दिया हुआ है कि अगर हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसमें पूरे एरिया में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाता है वो बराबर कर देते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस हम लोग T मान लें और यहाँ पे T अगर लेस देन D है, T लेस देन D होगा ही, क्योंकि दो पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस अगर D है तो जो छोटा सा अगर हम लोग डिस्टेंस मानते हैं तो वो T है, तो T क्या होगा, लेस देन D होगा। तो अगर इतने मीडियम का अगर हम लोग वैल्यू अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में लेके आ रहे हैं दो पैरेलल प्लेट के बीच में, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है उसको लिखते हैं C ऑफ डाइलेक्ट्रिक ε0A/d माइनस T और 1-1/K लिख देते हैं। ये एक चीज़ हो गया। अच्छा, एक बार अगर हम ये कहें कि अगर मेटल, अब यहीं पे मेटल के लेते हैं, मेटल का डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, मतलब मीडियम जो होगा वो मेटल का होगा मान लीजिए। तो मेटल की K की वैल्यू हमें पता है इनफाइनाइट होती है। तो अगर K की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे, यानी ये वैल्यू हो गई 0, 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ε0A/d माइनस T आ जाएगा जब मेटल रखते हैं तो ये यही फार्मूला 3-4 फार्मूला दिया हुआ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बिना इस पैसेज को ध्यान दिए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ़ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ, पहला दिया हुआ है कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी जिंक, डी नॉन ऑफ दी। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोगों ने अभी यही पढ़ा है कि कैपेसिटेंस अगर हम लोग को इंक्रीज करना है तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो मेटल का बना हुआ हो तो क्या करेंगे, अगर उसको इंसर्ट करेंगे तो हमारे क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जितना ये कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक दिया हुआ, ये सारे मेटल हैं। आयरन भी दिया हुआ तो वो भी मेटल हो जाता है। तो ये सारे मेटल से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज करने के लिए कोई नहीं दिया, यानी नॉन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दिया हुआ है व्हेन एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज हाफ, मतलब एरिया की वैल्यू को अगर हाफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे कि अगर यहाँ देखिए दिया हुआ है कि व्हेन एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, मतलब एरिया अगर मान लीजिए पहले A0 था तो अब क्या हो जाए, A0/2 हो जाए। ये चीज़ हो गई, मतलब एरिया को हाफ कर दिया अगर। एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट सीटेबल, मतलब अगर पहले D था तो यहाँ पे 2D हो गया, दो कंडीशन। तो इट्स कैपेसिटी बिकम्स n टाइम्स, मतलब n टाइम्स हो गया और इसी n की वैल्यू निकालना है। तो पहले देख लेते हैं। मान लीजिए जब एरिया हाफ नहीं किए थे तो हम लोग कैपेसिटेंस क्या लिख सकते थे, C0 = ε0। और ये मान लीजिए A0 A माने हैं, A/d हमारा पहले का कैपेसिटेंस था। अब अगर एरिया हमारा हाफ कर दिए और ये D डबल कर दिए तो इससे क्या हो जाएगा कि ε0 A/2
और डिस्टेंस यहाँ पे 2d हो जाएगा, डबल कर दिए हैं। तो अब देखिए ये 2 है, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि एप्सिलॉन नॉट a बाई 4d हो गया। तो ये एप्सिलॉन नॉट a बाई d जो है वो कैपेसिटेंस है c नॉट यहाँ पे। अभी हम लोग c निकाल रहे हैं, तो नया c क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू सी नॉट हो जाएगा। यानी अगर कैपेसिटेंस जो है n टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1/4 है। तो n की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में, 1/4 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, 2 4, यहाँ देखिए 1/4 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ए मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस t इक्वल टू d/2, ठीक है, थिकनेस दिया हुआ है हमारा, इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटर। अच्छा, 2 कैपेसिटर होगा, उसमें जो डिस्टेंस है या फिर थिकनेस जो है वो d/2 का हम लोगों ने अगर मेटल प्लेट लगाया है, तो अब इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटी हम लोग को बताना है। और कैपेसिटी देखिए यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी परसेंटेज में जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उसको हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो अगर हम लोग परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस यही निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, जब हम लोग को अगर जो चेंज हुआ है, चेंज इन कैपेसिटेंस पता हो, चेंज इन कैपेसिटेंस और ओरिजिनल कैपेसिटेंस हमें पता हो, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा परसेंटेज में आ जाता है। यानी चेंज इन कैपेसिटेंस निकालना है और ओरिजिनल कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये चीज़ है। अच्छा, क्वेश्चन में एक बार देखेंगे तो डी जो टी की वैल्यू है वो d/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कौन से फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे हमारी वैल्यू जो है आराम से आ सकती है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करें, ये वाला फार्मूला एप्सिलॉन नॉट a/d - t, मेटल प्लेट के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करने वाले हैं हमेशा, तो इसको ध्यान देंगे। तो सी की वैल्यू हम लोग को पता है, ओरिजिनल सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a/d - t दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम लोग थिकनेस को क्या कर रहे हैं, d/2 कर दे, यानी t की वैल्यू d/2 कर दिए हैं। तो अब मान लीजिए जो c डैश निकाल रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट a/d - d/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a/d हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस आ गया। अच्छा, पहले कैपेसिटेंस हमारा मतलब बिना मेटल प्लेट के लगाए हुए, जैसे पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा कि इसका अगर कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d। लेकिन जब बाद में मेटल प्लेट को हम लोग लगा रहे हैं जो कि जिसका थिकनेस d/2 है, तो अब इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गई, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/d। तो अगर इस c को यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर गया है, ट्वाइस, 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। अच्छा, इंक्रीज कर गया है तो ये हमारा तो इंक्रीज है, इंक्रीज जो हुआ है, और पहले हमारा सी दिया हुआ है। तो चेंज इन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज इन कैपेसिटेंस 2c इंक्रीज हुआ है और c पहले था, तो 2c - c हो जाएगा, यानी c वैल्यू है। अच्छा, ओरिजिनल कैपेसिटेंस यानी पहले वाला को कितना दिया हुआ है, पहले वाला भी c दिया हुआ है। यानी अगर परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस का, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, तो देखेंगे कि चेंज इन कैपेसिटेंस यहाँ पे c आ गया है, और ओरिजिनल कैपेसिटेंस पहले क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कैपेसिटेंस में इंक्रीज कितना हुआ, तो 100% का इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन देखेंगे अब हम लोग, 100% का इंक्रीजमेंट 1%, यहाँ देखिए 100%, यानी कि ऑप्शन यहाँ बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आराम से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि वेरी थिन मेटल फॉयल इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी। मतलब ये दो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और बहुत ही पतला हम लोग अगर मेटल प्लेट को यूज कर रहे हैं, मेटल प्लेट, और मान लीजिए डिस्टेंस d है और इसकी थिकनेस t है, मान लीजिए दिया हुआ है थिकनेस t, तो यहाँ बहुत ही फाइन ये अगर हमारा थिकनेस दिया हुआ है, यानी t इज मच लेस देन d दिया हुआ है, और पहले कैपेसिटेंस यहाँ पे c दिया हुआ है। तो अब ये बोल रहा है कि मेटल प्लेट जो जिसकी थिकनेस t है,
टी जो है बहुत ही कम अगर है डिस्टेंस, मतलब जो ये पूरा लेंथ होगा ये बहुत ही छोटा है अगर डी के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, इसके मेटल प्लेट के आने की वजह से कोई कैपेसिटेंस में हमारा मतलब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अगर पहले हमारा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, अगर मेटल प्लेट लेकर आ गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे टी की वैल्यू नियरली 0 मान लेते हैं। 0 क्यों है, क्योंकि डी की कंपैरिजन बहुत छोटी है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही हो जाएगी। तो ये भी वैल्यू मतलब मेटल प्लेट लगाने के बाद भी ये वैल्यू सेम है और पहले भी यही वैल्यू है। यानी क्या होगा कि कैपेसिटेंस हमारी जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो भी सी ही होगी। मतलब पहले तो हमारा सी दिया हुआ है, तो अभी भी न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सी दिया हुआ है। तो ये चीज़ है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप इन ए डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप यानी डीवी का फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर कर रहे हैं तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या है, थिकनेस होता है मतलब थिकनेस क्या, मतलब डिस्टेंस ही होता है जब चार्जेस को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो ये हमारा डी आर दिया हुआ है, यही रिलेशन निकालना है। तो डी वी इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो सब में दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू समथिंग है तो यहाँ भी कैंसिल। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये एरिया तो होता नहीं, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस या फिर यहाँ जो थिकनेस दिया हुआ है इसको भी हम लोग मान लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ये यहाँ पे फॉर्मूला का ही यूज करके पूछ रहा है। तो ये हमारा इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट था। जैसे डाइलेक्ट्रिक में पूछ रहा है तो थिकनेस ही पूछेगा जब डिस्टेंस का पूछ रहा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे समझाने के लिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में अगर पूछ रहा है तो थिकनेस ही पूछेगा ना, मतलब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो अगर डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं तो वहाँ थिकनेस बोलेंगे। तो ये हमारा केस स्टडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, जो भी हमको लगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसको हमने रखा हुआ है। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इस पेज का ले सकते हैं। थैंक यू।